हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। हम सभी लोगों ने कैप्टन अभिनंदन का नाम तो सुना ही होगा, बहुत चर्चाओं में रहे कुछ समय पहले। वो जिस प्लेन को उड़ाकर पाकिस्तान की सरजमी पर जा पहुंचे और वहां पर किसी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। जिस प्लेन को वो उड़ा रहे थे उसका नाम था MiG-21। इसी प्लेन की अब तो ये इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लेन नहीं है, फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन हुआ था 1959 के आसपास, तब ये बहुत चर्चाओं में रहा था, क्योंकि ये उस समय का सबसे एडवांस और फास्ट एक फाइटर प्लेन माना जाता था और था भी। इसीलिए बहुत सारे देश इस टेक्नोलॉजी को, इस प्लेन के बारे में जानना चाहते थे। सोवियत संघ ने इस प्लेन का डिज़ाइन किया, आज के समय का रूस। मैं रूस कहकर ही सोवियत संघ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, तो आप समझ जाइएगा कि जब 1959 और जब मतलब डिवाइडेशन हुआ था, उससे पहले ये सोवियत संघ ही था, तो मैं रूस को ही प्रोनाउंस करूँगा, तो आप समझ जाइएगा कि उस समय का सोवियत संघ। तो अब क्योंकि जब इस प्लेन का ये तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे देश इस प्लेन को चाहते थे, इसको समझना चाहते थे, टेक्नोलॉजी जानना चाहते थे, जिसमें यूएसए और इजराइल बहुत ज़्यादा इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा था। क्योंकि रूस का इजराइल और यूएसए से इतने अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सभी देशों के साथ साझा नहीं किया, कुछ देशों के साथ किया। तो इसी वजह से इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन डायमंड। इस ऑपरेशन के तहत इस प्लेन को किसी भी तरीके से अपनी इजराइल की सरजमी पर लाना था। किस तरीके से उस प्लेन को अपनी सरजमी पर लाए और क्या ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन डायमंड किस तरीके से सक्सेस हुआ, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई, उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। असल में 1956 में रूस एक प्लेन बना रहा था, एक फाइटर प्लेन बना रहा था। उसकी बहुत चर्चा हो रही थी पूरी दुनिया में। कहा जाता था कि ये उस समय का सबसे एडवांस और सबसे फास्ट एक फाइटर प्लेन है, जो कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। अब क्योंकि जब इस तरीके की बातें होने लगी तो सब लोग, जितने भी देश थे, वो सभी लोग चाहते थे कि ये फाइटर प्लेन हमारे बेड़े में, हमारे देश में भी हो, जिससे कि कभी हमारे साथ अगर किसी दूसरे देश का युद्ध होता हो या कुछ इस तरीके की जंग होती हो तो हम इस प्लेन का यूज़ कर सकें। अब क्योंकि रूस ने इस प्लेन को बनाया, तो अब बेशक सी बात है कि अगर जो मेरा दोस्त होगा, अगर मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई होगी तो सबसे पहले मैं उस टेक्नोलॉजी को अपने दोस्त को दूंगा, दुश्मन को दे नहीं दूंगा कि वो मेरे ही खिलाफ उसको यूज़ करे। तो यही रूस के साथ भी हुआ। रूस ने जो टेक्नोलॉजी बनाई, उसने अपने जो भी मित्र देश थे उन सभी को दिया। उनमें अधिकतर अरब देश ही थे, लगभग टोटल 60 देशों के साथ उसने ये टेक्नोलॉजी साझा की। ये जो प्लानिंग थी, ये जो प्लेन था, वो भी दिया। इसमें आपके ईरान हो गए, इराक हो गए, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ऐसे ही 60 टोटल देश थे। अब क्योंकि इजराइल और यूएसए चाह रहे थे कि वो भी कैसे भी करके इस प्लेन के बारे में जाने, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, आखिर क्या बना दिया रशिया ने, जो सभी देश इस प्लेन को अपने बेड़े में, अपनी सरजमी पर चाहते हैं, अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। अब क्योंकि रशिया ने जितने भी मित्र राष्ट्रों, मित्र देश जो थे उनसे जब ये टेक्नोलॉजी साझा की थी तो एक करार किया था, मतलब एक तरीके से एक शर्त रखी थी कि देखो भैया, हम तुमको प्लेन तो दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो साझा कर रहे हैं, हमने जो बनाया है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में किसी भी ऐसे देश से कोई भी जानकारी इस प्लेन की साझा नहीं करेंगे जो कि हमारा दुश्मन हो या फिर जिसे हम नहीं चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पहुंचे। तो इसी शर्त पे उन 60 देशों को ये टेक्नोलॉजी दी गई, ये मतलब जो फाइटर प्लेन था वो दिया गया। अब क्योंकि इजराइल और यूएसए बड़ा बेताब हो गए, ये उसी तरीके की बात है। मान लीजिए
घर में अगर एक दो बच्चे हैं और पड़ोस वाले घर में भी बच्चे हैं और उनके लिए कोई खिलौना अच्छा सा आ जाए तो अपने घर के बच्चे भी रोते हैं कि हमें भी ये खिलौना चाहिए। तो ये उसी तरीके की कंडीशन थी। उसी समय इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के नए चीफ बनते हैं मीर एमेट। जब ये नए चीफ का पदभार संभालते हैं तो ये जितनी भी वहाँ की सेना है, वायुसेना, थल सेना, इन सभी लोगों से डिस्कशन करते हैं कि आप हमारी क्या मदद चाहते हैं। कोई आपको लगता है कि हमें यहाँ पर आपकी हेल्प करनी चाहिए या यहाँ पर हम आपके साथ जानकारी साझा कर सकते हैं या किसी भी तरीके की जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो, उसके बारे में बताएं। तो इस बारे में जब बात हुई तो वहाँ के जो एयरफोर्स के अध्यक्ष थे, मतलब जो चीफ थे, आइजर बाइजमैन, उन्होंने बातों बातों में जो मीर एमेट थे जो कि मोसाद के उस समय नए नए चीफ बने थे, उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो सेना है इसमें MiG-21 का एक जहाज यहाँ पर खड़ा हो। तो जब मोसाद के चीफ को ये मतलब सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने उनसे कह तो दिया, अब मना भी नहीं कर सकते थे। मान लो मना कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई आप में काबिलियत नहीं है कि आप अपनी सेना के लिए इतना कर पाएं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस प्लेन को अपनी सरजमी पर लाया कैसे जाए, क्योंकि जितने भी देशों को रूस ने इस प्लेन को दिया था वो सारे देश ऐसे थे जो इजराइल के अगेंस्ट ही थे। कोई भी इजराइल के साथ इस टेक्नोलॉजी को, इस फाइटर प्लेन को की जो जानकारी है वो साझा नहीं कर सकता था। और जब रूस ने दिया था तो वैसे भी शर्त रख दी थी कि कोई साझा नहीं करेगा, अगर कोई करना भी चाहे तो बिना रूस की सहमति के कर भी नहीं सकता था। मान लो अगर कर देगा तो फिर आगे के लिए भाई उसे दिक्कत होगी। तभी मोसाद ने एक ऑपरेशन शुरू किया। इसी ऑपरेशन का नाम डायमंड रखा गया। उन्होंने इस प्लेन को, इस फाइटर प्लेन को अपनी सरजमी पर कैसे लाया जाए इसका एक पूरा तैयारी की। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया, मोसाद के वो एक एजेंट थे जीन थॉमस। सबसे पहला प्रयास इस फाइटर प्लेन को लाने में इन्होंने ही किया। इन्होंने मिस्र के एक पायलट था जो कि मिस्र में काम करता था, वहाँ की एयरफोर्स में MiG-21 को ही उड़ाता था, जिसका नाम अदीब हन्ना था। इन्होंने इससे कांटेक्ट किया, बात हुई। पहले तो अदीब हन्ना को ऑफर किया गया कि भाई अगर आप ऐसा कर दोगे कि ये जो प्लेन है आप उड़ा के हमारी सरजमी पर ले आओगे तो हम आपको $1 मिलियन, साथ ही साथ इजराइल की नागरिकता और जॉब भी आपको वहां पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही अदीब हन्ना को पता लगा, उन्होंने ये ऑफर किया एजेंट ने, तो अदीब हन्ना ने अपने जो सीनियर अधिकारी थे उनसे इस बारे में शिकायत कर दी। जब ये शिकायत की गई तो वहाँ के जितने भी अधिकारी थे उन सब में डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो एजेंट थे मोसाद के जीन थॉमस, उनको और उनके साथ एक और साथी को, दोनों को दिसंबर 1962 में फांसी दे दी गई। और साथ ही उनके जो 3 और साथी थे उनको लंबे समय तक कारावास हुआ, जेल में रखा गया। तो इस तरीके से ये जो पहला प्रयास था मोसाद के द्वारा, ये तो विफल हो गया। अब यहीं पर एक और प्रयास किया जाता है। मोसाद के एक और एजेंट इराक में 2 पायलट से बात करते हैं जो कि MiG-21 उड़ा रहे होते हैं। वो लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस बात पे तैयार हैं, इस डील पर तैयार हैं कि $1 मिलियन इजराइल की नागरिकता और साथ में जॉब आपको दी जाएगी। अब ये स्टार्टिंग में तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन एंड टाइम पर ये दोनों ही पायलट डर जाते हैं। इन्हें लगता है ये थोड़ा सा रिस्की है, अगर धोखे से भी किसी को शक हुआ या पकड़े गए तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब इन्होंने इस काम को करने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि मोसाद को ये डर था कि अब इन्होंने इनकार कर दिया, कहीं ऐसा ना हो ये सीनियर्स को बता दें अपने, अगर इन्होंने वहां पर बताया तो फिर हमारा जो
एक एजेंट पिछले जो प्रयास किया था जीन थॉमस ने, उसको और भी साथियों को सजा हुई। कहीं ऐसा ना हो इस बार भी यही हो, इसलिए उन दोनों पायलट को ही मरवा दिया गया। तो इस तरीके से दूसरा जो प्रयास किया गया मोसाद के द्वारा वो भी विफल रहा। अब मोसाद बड़ा टेंशन में, अब क्योंकि चीफ ने वहां पर एयरफोर्स के जो चीफ थे उनसे तो प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम लाएंगे, लेकिन अब दो प्रयास असफल हो गए। लगने लगा कि बड़ा मुश्किल है, कोई भी देश हमारा साथ देगा नहीं, पायलट लोग भी मान नहीं रहे हैं, आखिर किस तरीके से ये लाया जाए। तभी 1964 में एक ब्रेक थ्रू मिलता है। असल में ईरान की राजधानी तेहरान में जो इनका एम्बेसी ऑफिस था वहां पर एक लड़का काम करता था जो कि यहूदी था, जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ की जो गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड थी उसकी शादी एक पायलट से हुई थी जो कि इराक सरकार में काम करता था। जब इस बारे में बताया जाता है इजराइल के जो वहाँ ऑफिशियल थे कि ऐसे ऐसे एक पायलट है, वो परेशान भी है क्योंकि वो क्रिश्चियन है, इस वजह से जो इराक की सरकार से और जो ऑफिशियल हैं उसके उनसे परेशान है कि उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, या फिर उसको जो मतलब सुविधाएं मिलनी चाहिए और लोगों के कंपैरिजन में वो नहीं मिल रही हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है। इसलिए वो परेशान था और वो इराक को छोड़ना भी चाहता था। इस बारे में ये सारी जानकारी जब ऑफिशियल्स को दी जाती है तो उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए काम का व्यक्ति हो सकता है, ये पर्सन हमें उस मिग 21 को लेकर आ सकता है। अब इस काम को करने के लिए एक महिला एजेंट को मोसाद लगाता है कि वो उससे जाके दोस्ती करें। इनका नाम मुनीर रेटफा था जो कि एयरफोर्स में पायलट थे। तो एक महिला जासूस को भेजा जाता है कि जाओ तुम ये डील वील कंफर्म करो भाई, दोस्ती बनाओ पहले तो, उसके बाद इस डील को बताओ उसे। महिला जासूस जाती हैं, मुनीर रेटफा से दोस्ती करती हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों बातों में ये भी वो अपने बहुत बार जाहिर कर देता है कि मैं इराक सरकार से परेशान हूँ, अपने ऑफिशियल से परेशान हूँ, मुझे परेशान किया जाता है मेरे मजहब की वजह से। ये सारी बातें मतलब टटोल के निकाली जाती हैं। अब क्योंकि दोस्ती अच्छी हो गई थी तो अब ये महिला एजेंट अपने ऑफर को मुनीर के सामने रख सकती थी। उसने कहा कि देखो ऐसा है, इजराइल के कुछ लोग चाहते हैं कि तुम मिग 21 जो फाइटर प्लेन उड़ाते हो उसको इजराइल लेकर आओ और इसके एवज में तुम्हें $1 मिलियन दिया जाएगा, साथ ही साथ इजराइल की नागरिकता दी जाएगी और तुम्हें जॉब भी मिलेगी। अब क्योंकि मुनीर इराक को छोड़ना चाहता ही था तो इसलिए ये ऑफर तो उसने स्वीकार किया, लेकिन उसने अपनी एक शर्त रखी। उसने कहा देखो मैं तो चलो मुझे तो आप दे दोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, इनको भी आप सुरक्षित करो। इनको जब मैं ऑपरेशन ये करूंगा तब आप उससे पहले ही इन्हें किसी भी तरीके से इजराइल पहुंचाएं, साथ ही उन्हें वहां पर इजराइल की नागरिकता भी थी। अब क्योंकि मोसाद के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, जैसे तैसे तो ये हुआ कि यहाँ कोई पायलट माना है, तैयार हो गया है करने को, और जो कि बहुत ही चाहता है कि हाँ वो इराक से निकल जाए और इसी वजह से ये हत्थे भी चढ़ाए, कहीं ऐसा ना हो ये वाला मौका भी छूट जाए। तो मोसाद ने इस शर्त को भी मान लिया। उनके पेरेंट्स और इन सबको पहले ही, जिस दिन ये ऑपरेशन होना था उससे कुछ समय पहले ही अलग अलग वजहों से इजराइल पहुंचा दिया गया। अब मुनीर और जो इजराइल के जो ऑफिशियल्स थे, इन लोगों में आपस में बात होती है कि इस तरीके से आप ऑपरेशन करेंगे, ऐसे करके आएंगे। अब यहां पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये सामने आई कि असल में जब मिग 21 को उड़ाने के लिए भेजा जाता था
जो ट्रायल होता था या डेली रूटीन का जो भी इनका होता था, तो उसमें इतना ही फ्यूल दिया जाता था कि ये ज़्यादा दूर तक जा ना पाए, मतलब जो बॉर्डर है उसको क्रॉस ना कर पाए इराक के। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर इजराइल जाना है, क्योंकि इराक, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि इराक से जॉर्डन, जॉर्डन से इनको इजराइल पहुंचते हैं। अब क्योंकि दूरी है तो फ्यूल टैंक अगर फुल होगा तो ये पहुंच सकते हैं, वरना दिक्कत आएगी। तो इसका सलूशन ये हुआ कि वहां पर जो ग्राउंड स्टाफ था उससे बहुत बार इनकी हो जाती थी कि मतलब, क्योंकि रूस ने ये नियम लगा दिया था कि आप उतना ही फ्यूल दें, जिससे कि ज़्यादा अगर आप फुल टैंक कर देंगे तो कोई भी इसको कहीं दूसरे देश में लेकर जा सकता है, इसलिए इतना ही फ्यूल दें कि ये अपनी जो बाउंड्री है, जो सरजमी है, हर किसी से यही शर्त रखी गई थी। लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ होता है, जो फ्यूल व्यूल भरता है, उससे मुनीर ने एक दो बार कहा था कि तुम लोग क्या रूस के ही चमचे बने रहते हो, उनके तलवे चाटते रहते हो, ये वो। तो उन्होंने एक दो बार उनका फ्यूल सही से भर दिया था, एक दो बार फेवर कर दिया था। उन्हें भी लगता था कि हम क्यों रूस की माने, हम जब इस देश के नागरिक हैं। 16 अगस्त 1966 को मुनीर जाता है प्लेन को लेने के लिए। यही बात वो चोट मारता है उन ग्राउंड स्टाफ वालों पे। वो लोग इस टैंक को फुल कर देते हैं, टैंक को फुल कर देते हैं। मुनीर उड़ान भरते हैं प्लेन के साथ। जो एक पाथ दिया जाता है कि देखो भाई, तुमको इस एरिया में ऐसे ऐसे घूमना है, और जब प्लेन अपना जो एक दिया जाता है कि आपको इस रास्ते जाना है, इस रास्ते ये करना है, अगर उससे हटते थे तो फिर जो ऑफिशियल होते हैं वो चेतावनी देते हैं। तो यही उस दिन भी हुआ। इनको जो पाथ दिया गया था, जो एक मैप दिया गया था, ये उससे हट गए। अब हटना तो था ही, क्योंकि भाई इजराइल जाना है। ये हटे तो इराक की तरफ से इन्हें मैसेज मिलता है कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, तुम अपने रास्ते पर वापस आओ। ये इग्नोर कर देते हैं। फिर दोबारा चेतावनी मिलती है कि आ जाओ, वरना हमें हमला करना पड़ेगा। उसके बाद जब इन्हें दूसरी चेतावनी मिलती है, तब तक ये जॉर्डन के एयर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं। जॉर्डन की तरफ से भी इनको चेतावनी मिलती है, लेकिन बताया जाता है कि मोसाद ने किसी भी तरीके से सीरिया का जो सिस्टम था उसको हैक कर लिया था। तो उसकी तरफ से एक मैसेज पहुंचाया गया जॉर्डन को कि ये हमारा डेली रूटीन का एक वो है, मतलब एक तरीके से हम कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग करवा रहे हैं। और इस तरीके से समझा के जॉर्डन शांत हो गया। मतलब जॉर्डन के जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा ठीक है, ये उनका अपना वो होगा। तो इस तरीके से वो उस एयर स्पेस से बच जाते हैं। और तभी ये फिर इजराइल में, जैसे इजराइल के एयर स्पेस में दाखिल होते हैं, तभी दो जो फाइटर प्लेन उनके जो होते हैं वो इसे सुरक्षा देते हैं, कवर करते हैं कि अब कोई दिक्कत ना है। क्योंकि जब अपने एरिया में आ गए फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मान लो दूसरे के एरिया में जाके थोड़ा दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि हाँ इजराइल हमला करने वाला है, तो इसलिए किसी और के एयर स्पेस में नहीं गए। और ये जो MiG-21 मुनीर ला रहे थे, ये आसानी से इजराइल के जो एयर स्पेस है उसमें आ गया था। इस प्लेन को इजराइल के हजोर एयरबेस है वहां पर इजराइल में, वहां पर उतारा गया। वहां पर सब लोग तैयारी थे, बड़ा मुश्किल से ये प्लेन हाथ लगाए और बड़ा उत्सुक थे, देखना चाहते थे कि भैया ऐसा है क्या आखिर इस प्लेन में जो इसका इतना नाम हो रहा है। तो सभी लोग खुश थे। प्लेन आता है, कुछ समय बाद मतलब वो सब लोग अपना अपना फिर वही सब चेक करते हैं कि आखिर क्या प्लेन है, क्या कमियां हैं, कहाँ पर हम वार कर सकते हैं कि इसको मार गिराया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। कुछ समय बाद इजराइल इसका नाम भी चेंज कर देता है। उसके बाद इसका नंबर चेंज करके 007 कर दिया जाता है, जो कि जेम्स बॉन्ड का नंबर है। नंबर भी चेंज कर दिया जाता है। इसी प्लेन का यूज जो 6 डे वॉर थी इजराइल और साथ ही और 6 देशों के साथ, जो कि इजराइल ने जीती थी, जो कि 7 अप्रैल 1967 में,
इस प्लेन का यूज इजराइल ने किया था इस जंग में, और उसने अपने किसी भी प्लेन को क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया, नुकसान नहीं पहुंचने दिया, बल्कि उसने सीरिया के 6 MiG-21 फाइटर प्लेन को ध्वस्त कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। देखिए, ये कुछ इजराइल के ऑपरेशन हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे कि मैंने एली कोहेन का जो आपको वीडियो लास्ट टाइम बताया था, ये भी इससे रिलेटेड है। 6 डे और 6 वॉर, जो 6 देशों की साथ जो वॉर हुई वो पूरी क्या है, उसके बारे में भी मैं एक दिन उसके बारे में भी डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, किस तरीके से ये लड़ाई शुरू हुई और क्या क्या हुआ। तो भाई इतना तो हो गया, वॉर भी जीत ली इन्होंने, सब चीज़ समझ गए कि कहाँ पे क्या वार करना है, क्या कमियां, क्या अच्छी बात है। अब क्योंकि यूएसए भी चाहता था कि हमको भी ये टेक्नोलॉजी मिले, हम सुपर पावर है, हमको ही नहीं मिल रही टेक्नोलॉजी, तो 1968 में, अब क्योंकि रशिया की तरफ से भी प्रेशर था कि आपने हमारी टेक्नोलॉजी चुरा ली और ये कर लिया, वो कर लिया, ये गलत है, तो उन्होंने क्या किया, इजराइल ने 1968 में इस फाइटर प्लेन को यूएसओ को भेज दिया। अब क्योंकि यूएसओ को भेज दिया तो अब रशिया अगर कुछ कहेगा तो रशिया से ये कह सकते थे कि भाई देखो हमने तो उन्हें भेज दिया पहले ही, अब हमारे पास तो है नहीं, अब हम आपको देंगे क्या। अब ठीक है, जो हमने किया वो उस समय के हिसाब से हमारे लिए तो सही था। अब यूएसए को ये प्लेन देना, इसके पीछे एक रीज़न था। उसकी वजह ये थी कि बहुत टाइम से यूएसए और इजराइल के बीच में एक समझौता चल रहा था कि इजराइल को कुछ फाइटर प्लेन चाहिए थे, जिसका नाम था मैकडोनाल्ड डगलस F-4 फैंटम। तो ये कुछ प्लेन चाहिए थे, यूएसए बार बार देने से इनकार कर रहा था, मना कर रहा था। तो इस शर्त पे ही MiG-21 को दिया गया कि आप जो हमारे साथ ये जो समझौता हो रहा है आप इसको करें, और हमें वो जो प्लेन्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, वो आप हमें प्रोवाइड कराएं। तो अब इन्होंने इधर से MiG-21 दिया, उधर से वो प्लेन की जो इनकी एक डील थी वो पूरी हुई। तो इस तरीके से मोसाद ने एक और सफल ऑपरेशन किया, और किस तरीके से वो पूरे इन्होंने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, 2 बार असफल रहे, फिर तीसरी बार में सफल हुए, लेकिन फाइनली वो इस प्लेन को अपनी सरजमी पर लाने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, ये पूरा ऑपरेशन था डायमंड। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से पूरी तरीके से जानकारी इसके बारे में दे पाया हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं पिछली वीडियोस पर कि रॉ के कुछ ऑपरेशंस के बारे में या रॉ के बारे में भी जानकारी दी जाए, एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं जल्द ही रॉ के बारे में भी एक वीडियो तैयार करूँगा, और उसके बारे में भी क्योंकि हमारी एजेंसी ने भी बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशंस किए हैं, उनके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।